नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज की बड़ी खबर, कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला, जिसमें आतंकवादियों ने पूरे 28 पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। लेकिन इसके बाद से भारत सरकार और भारतीय सैनिक अलर्ट मोड में नजर आ रही है और आज सुबह ही 2 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। इस घटना के बाद से पूरा देश एक तरफ जहां सहमा है, वहीं लोगों में आक्रोश भी है। लगातार हम आपको इस घटना से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगी धीरज ढिल्लोन भी जुड़े हैं। सर, इस घटना को लेकर क्या लगता है, ये घटना कैसे हुई और इसके बाद सरकार का रुख क्या नज़र आ रहा है? सरकार इसका जवाब, भारत सरकार किस तरह से इसका जवाब देगी? 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद ये दूसरी घटना है और दूसरी तरह से हम कहें तो जो बदलाव हुए 370 हटाई गई, उसके बाद ये पहला बड़ा हमला है। तो कहीं ना कहीं से उस बात से जोड़कर देखा जा रहा है, वो देखा जाना भी चाहिए। इसके पहली बार ऐसा हुआ है कि सैलानियों को इतने बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया है। यह बात कहीं ना कहीं ये संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि ये मामला कहीं बाहर से जुड़ा है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा हमला उस कश्मीर पे हुआ है, कश्मीरियत पे हुआ है, वहाँ के रोजी रोटी पे हुआ है, उन लोगों के काम पे हमला हुआ है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मामला बाहर दूसरे देश की तरफ जाता दिख रहा है। दूसरी देश की तरफ आप इशारा कर रहे थे। दूसरा देश कौन? पाकिस्तान। इसमें एक आतंकी संगठन का नाम सामने आ रहा है जिसने ये दावा किया है कि ये हमला मैंने किया है, TRF। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान से पोषित है और इस घटना के बाद से पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पे है। और हालांकि ये भी बयान सामने आया है कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है कि हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो TRF, जिस आतंकी संगठन का नाम सामने आ रहा है, वो पाकिस्तान से पोषित है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान का सहमा हुआ होना, पाकिस्तान का अपनी निगरानी बढ़ाना स्वाभाविक है। पाकिस्तान शायद अभी 2019 वाला वो जवाबी हमला, वो जवाब भारत का अभी नहीं भूल पाया होगा, जब पुलवामा अटैक के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पे उनके घर में घुस कर वार किया था। जी, आप कह रहे थे कि कश्मीरियत पे वार है, रोजी रोटी पर वार है और ये हमला हुआ है। और ये हमला जिसमें कि पूरे 28 पर्यटक की जान गई है, तो पर्यटकों में एक डर का माहौल है और बाकी जो लोग अपना छुट्टी मनाने के लिए, वैकेशन मनाने के लिए, कुछ दिन शांति से, सुकून से वादियों में गुजारने के लिए जाते हैं, उनके अंदर आतंकवादियों ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। और इसका असर कश्मीर के पर्यटन पे, उनकी अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ेगा, कैसा नुकसान होगा, ज़रा इस पर विस्तार से बताइए। आज की स्थिति में कश्मीर के करीब 2.5 लाख लोगों का व्यवसाय पर्यटन पे टिका है और पिछले 10 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एफर्ट किए गए हैं, उससे लगातार वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। आप आंकड़ों की बात करें तो 2019 में हमने 370 हटाई और ये तमाम चेंजेस हुए। 2020 में कश्मीर में गए कुल 34 लाख पर्यटक। आज की डेट में, अब बात करें हम पिछले साल 2024 की बात करें, ये संख्या हो गई 2,36,00,000। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर को खुशहाली के रास्ते पर लौटाने की कवायद चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, इसे और आगे ले जाना था। वहाँ का डाटा बताता है जम्मू कश्मीर की कुल GDP में 7 से 8% तक उनका पर्यटन का हिस्सा है और जो उसे और बढ़ा के आगे ले जाना है। और कहीं ना कहीं ये हमला उसमें एक रोक बन के सामने आया है। स्थिति ये है कि कल हुए हमले से सैलानी इतने डर गए कि लोग अभी से फ़्लाइट कैंसिल कराने की खबरें सुबह से चल रही हैं। लोग फ़्लाइट कैंसिल करा रहे हैं। अभी छुट्टियों का मौसम था, गर्मी में जाना चाहते हैं सब लोग, तो लोगों ने फ़्लाइट कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। ये हाल रहेगा तो कौन जा पाएगा वहाँ? अब सरकार को इस पर सोचना है, गंभीरता से सोचना है और सरकार सोच रही है।
अभी ये भी खबर हम सामने आ रही थी, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर, जो आतंकवादी जिस रास्ते से आए थे उसकी रूट की भी जानकारी हुई, तो उनकी क्या रणनीति थी और इसके जवाब में अब भारत सरकार की क्या रणनीति है, किस तरह से इस आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, ज़रा उस पर बात कर लीजिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं ये इनपुट मिले हैं कि उनका रूट भी डिकोड हुआ है। अभी रूट के बारे में ज़्यादा खुलकर बोलना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन एजेंसियां उस तरफ आगे बढ़ रही हैं और लगातार बैठकों का दौर, जो सुबह पीएम मोदी सऊदी अरेबिया से अर्ली मॉर्निंग इंडिया में उतरे, तो उतरते ही सबसे पहले उनको एनएसए के साथ और विदेश मंत्री के साथ उन्होंने गहन बैठक की। उधर अमित शाह रात से ही कश्मीर में डटे हुए हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, रणनीति पे लगातार काम हो रहा है और जो सुरक्षा एजेंसियां उनके इनपुट्स लगातार हम गैदर कर रहे हैं। तो शाम को सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, वो बड़ी बैठक होगी और बड़ी उम्मीद है उस बैठक से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इतना भी तय है कि आतंक को और आतंकवादियों को करारा जवाब भारत सरकार देगी और देके अपना ये भारत सरकार पहले भी साबित कर चुकी है कि कहाँ तक हम लोग काम कर सकते हैं। इस पर हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं इस हमले की खूब भर्त्सना हो रही है और तमाम लोग इसमें एक साथ आ रहे हैं। आतंक के खिलाफ लड़ने का आह्वान, अमेरिका हो, यहाँ तक चाइना ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। हालांकि चाइना कब कब क्या क्या करता रहता है वो तो सब देखा ही जाता है। बाकी कुल मिला के इस हमले से पूरा ग्लोबल लेवल पर बड़ा रोष है लोगों में, बड़ा कंट्रीज अपना ब्यूरोक्रेसी सारा सिस्टम पूरा हिला हुआ है और बहुत करारा जवाब, शायद इतना करारा जवाब पहले कभी ना मिला हो, ऐसा कुछ करारा जवाब मिलेगा। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की सूची भी एक सामने आई है। आपको बता दें उसमें कई सारे लोग, कुछ लोकल भी हैं, कुछ विदेशी हैं और पश्चिम बंगाल के 3 लोगों की इसमें जान गई है। आपको मैं जल्दी से नाम बता देती हूँ। मंजुनाथ शिवामू, विनय जो कि कर्नाटक के थे और विनय नरवाल हरियाणा के, शिवम द्विवेदी यूपी से थे, दिलीप जयराम देसाले महाराष्ट्र के थे, संदीप निवापने जो कि नेपाल के थे, उद्वामी प्रदीप कुमार जो कि यूएई के थे, अतुल श्रीकांत मोने महाराष्ट्र के, संजय लखाने ये किस राज्य से थे अभी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है, सैयद हुसैन जो कि वहाँ के लोकल थे जम्मू कश्मीर के, हिमंत भाई जो कि गुजरात के थे, प्रशांत कुमार बालेश्वर, मनीष रंजन, रामचंद्रम, शालिंदर कल्पिया और शिवम मोगा जो कि कर्नाटक के थे। ये कुछ लोगों की लिस्ट सामने आई है जिनकी कल आतंकी हमले में जान चली गई। सर, इसमें जो लोकल थे उनसे जुड़ी ये भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की। कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जब लोग आतंकवादियों के आगे गिड़गिड़ाते, उनसे हाथ जोड़ते, उनसे भीख मांगते नजर आए कि हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर घूमने आए हैं, हम यहाँ के पर्यटक हैं। ये सारा नज़ारा देख के लोकल हैं अपने सैयद हुसैन शाह, उन्होंने तमाम मिन्नतें की उन लोगों से कि इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये लोग मासूम हैं, ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये कश्मीर के मेहमान हैं, इन्हें बख्श दो, इन्हें छोड़ दो। लेकिन आतंकियों ने जब उनकी एक नहीं सुनी तो सैयद हुसैन शाह ने कुछ ना हो पाते दिख एक आतंकी की राइफल तक छीन ली। हालांकि उसका जवाब उसे अपने शरीर को गोलियों से छलनी करवा के मिला और स्थिति ये हो गई कि वो गोली खाने के बाद वहीं गिर गया। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। रात अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ चुका था। लेकिन कई कश्मीरियों की बात सामने आई है, उनको फ़क्र है कि उसने सैयद शाह ने अपने मेहमानों के लिए जान की बाजी लगा दी। चाहता तो वो बच सकता था। बेसिकली आतंकी उस पर हमला नहीं करने वाले थे, लेकिन उसने खुद अपने मेहमानों की सुरक्षा के लिए आगे आया, मिन्नतें नहीं मानी तो उनसे अटक गया। तो एक पक्ष कश्मीर का ये भी है, इसे भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि वो मरने वाला
बेशक मुसलमान था, लेकिन उसने ये सब नहीं देखा। उसने अपना धर्म ये देखा कि जो उसके मेहमान हैं उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। उनकी कस्टडी में हैं, वो लोग उनके मेहमान हैं, उनके घर आए हुए हैं। इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी वो पीछे नहीं हटा। यही भारत है। सर, आपको भी याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तब सरकार का विरोध करते हुए तमाम विपक्ष के नेता ने ये भी संकेत दिए थे कि इसके बाद से अगर कोई बड़ी घटना कश्मीर में होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आज इस हमले के बाद से विपक्ष और सत्ता पक्ष जो भी, हालांकि ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, इसमें बेकसूर लोगों की जान गई है, पर्यटकों की जान गई है और तमाम लोग इसके खिलाफ मार्च कर रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। और लेकिन एक बात जो कही जाती है, तब उन्होंने पहले कहा था कि पत्थरबाजी करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज जब ये हमला हुआ तो लोगों का धर्म पूछा जा रहा था, उनका नाम पूछा जा रहा था और उसके बाद उनके सामने उनके परिवार के लोगों को, उनके पतियों को गोली मारी जा रही थी, उन्हें ढेर किया जा रहा था, मारा जा रहा था। उन आतंकवादियों ने कुछ इस तरह से वहाँ पे पर्यटकों के साथ किया है और वो तस्वीरें काफ़ी भयावह है जो सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आई है। एक बार आप कहते हैं कि पत्थरबाजों का धर्म नहीं होता, वहीं पर जब आतंकी हमला करते हैं तो धर्म पूछकर हमला कर रहे हैं। कल जो ये हमला हुआ इसमें ये बात सामने आई, कुछ फुटेज भी सामने आई, किन लोगों से धर्म पूछा गया, यहाँ तक कि कपड़े उतरवा कर भी धर्म की तस्दीक की गई और उनसे नमाज पढ़ने को कहा गया, तमाम चीज़ें। इस सारे वाक़े के बाद तमाम हिंदू संगठनों में भी रोष है, स्वाभाविक है। कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग कश्मीर में ना जाने के लिए सैलानियों से आह्वान तक कर रहे हैं। ये उनका त्वरित रिएक्शन है। बेसिकली बेकसूर लोग मारे गए हैं तो सब लोग गुस्से में हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि आतंक का धर्म कोई होता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और बार बार ये बात कही गई है और अप्लाई भी की गई है, लेकिन कई बार ये पॉलिटिकल चीज़ें इसमें आड़े आ जाती हैं। जब आप धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से बोलने लगते हैं कि इसमें धर्म का क्या मतलब है, इसमें धर्म का कुछ नहीं। थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा जब ऊपर हो जाता है तब ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जब बात देश की हो तो पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है, इस देश में विपक्ष ने तमाम बार ऐसे उदाहरण पेश भी किए हैं, लेकिन आज फिर वही पेश करने की ज़रूरत है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ रहा था, अभी संजय राउत का कुछ बयान आ गया, गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। अरे भाई, ये इस तरह की बात उठाने का समय नहीं है। ये देश को एक साथ उठ खड़े होने का समय है। जो सरकार काम कर रही है उसको मजबूत देने का समय है। उसमें अभी समीक्षा करने आप मत लग जाओ, पूरा सिस्टम है, समीक्षा हो रही है, काम हो रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, नतीजा भी आएगा। जी, आपने एक विपक्ष के नेता की बात कही, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं तो कई जगहों पर कई लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता, मतलब ये बात भी सामने आ रही है कि क्या ये सरकार की चाल है? नहीं, ये तो अगर कोई कह रहा है तो टोटल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कुछ, तो बिल्कुल वाहियात बात है। ऐसा बात तो सोचना भी गलत। जी, लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से डीजीसीए ने एयरलाइनों की टिकट की कीमतों और उसकी बढ़ोतरी और उसके रद्दीकरण को लेकर माफ़ करने के संबंध में उन्होंने परामर्श जारी किया है। और वहीं पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जानकारी दी है कि वहाँ के 3 लोग मारे गए हैं। राज्य के छत्तीसगढ़ से भी 1 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 लोकल आतंकवादियों की पहचान की गई है। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी इस पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 लोकल आतंकवादियों की शामिल होने की खबर है। और ये जाहिर है जब तक कोई स्थानीय लोग इस बड़े हमले में शामिल नहीं होगा तब तक किसी ऐसे आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पुलवामा हमले को भी याद करिए, उसमें भी एक स्थानीय लोग ही, एक लड़का शामिल था। और अब इस बार फिर पहलगाम में दो लोकल लोगों के शामिल होने की खबर सामने आई है। और जो मारे गए उसमें विदेशी भी 2 शामिल थे। कुल 28 लोगों की मौत हुई है और अब 2 स्थानीय लोग।
हमले में 5 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है। उसमें से 2 लोकल लोग पता चले हैं। जाहिर सी बात है, लोकल इनपुट पे जो है कोई भी ऐसी घटना, उसमें लोकल सपोर्ट की ज़रूरत तो होती ही है। हालांकि इस मामले में देखना ये होगा, सरकार की रणनीति इस ओर जा रही है, ये साजिश कहाँ से है। कारिंदे हैं वो ठीक हैं, कारिंदों को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जड़ कहाँ है। सरकार उस पर नज़र बनाए हुए है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी जड़ तक जाने की उसमें लगी है। ये सरकार की विफलता, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्योंकि आप लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत शिक्षित बना दिया है। अब किसी भी कश्मीरी के हाथ में पत्थर नहीं है। अब कोई भी ऐसी चीज़ में, गतिविधियों में कोई कश्मीरी शामिल नहीं होता है। और अब जब ये कल इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, अब खबर आ रही है कि उसमें 2 स्थानीय लोग शामिल हैं। तो आपने क्या दिया? किस तरह से कश्मीर को अच्छा बनाया, कैसे शिक्षित बनाया? कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब पत्थर नहीं है, लेकिन खबर, ये जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें जो संलिप्तता की खबर आ रही है, क्या ये झूठ है? आपका सवाल ठीक है, इस समय रोष है लोगों में, लेकिन ये भी साफ है। अब छोटी सी बात, छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्राइम कंट्रोल को लेकर। अगर क्राइम ऐसे कंट्रोल हो जाए तो कहीं थाना पुलिस का काम ही खत्म हो जाए, है ना। उसका बड़ा कारण ये होता है, पुलिस का काम हमेशा ये है कि कोई गलत ना फंस जाए, कोई गलत ना मारा जाए। ऐसे ही वहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हैं, उनको तमाम चीज़ें देखनी है। और दूसरा जो एलिमेंट्स हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अब बताओ, उनसे कोई दुश्मनी थी किन लोगों की? सीधे साधे वो लोग गए थे, यहाँ सैलानी जो वहाँ पहुँचे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। वो किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी को भेज नहीं रहे हैं, किसी को कुछ कर नहीं रहे हैं, पॉलिसी में कहीं उनका रोल नहीं है। तो टेररिस्ट का कौन सा उनसे मंसूबा हो गया? यही कि उन्हें टेरर फैलाना है, उन्हें किसी को भी टारगेट करना है। सुरक्षा एजेंसियों को ये सब तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हर वो चीज़ नहीं कर सकती जो वो लोग कर लेते हैं। यही एक कारण है। तो कभी भी ये चीज़ तो सतर्कता होनी चाहिए, लेकिन अगर घटना हो गई तो ऐसा नहीं है कि सरकार की लापरवाही है, सुरक्षा एजेंसियां लापरवाह हैं, ऐसा नहीं है। सतर्कता जरूरी है, सतर्कता और बढ़ाई जाएगी। हर घटना से सुरक्षा एजेंसियां कुछ सीखती हैं और पहले से मजबूती से उनको फाइट करती हैं उससे, सर्कमस्टांसेस से। और लगातार हम लोग मजबूत हो रहे हैं इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम टेरर और टेररिस्ट के खिलाफ लगातार टाइट हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, सख्त डिसीजन हम लेंगे, ऐसा हमें सरकार से उम्मीद है। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, मीटिंगों का दौर जारी है। शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है आपको सुनने को मिले। तो जैसा सर कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है कोई बड़ा फैसला इसको लेकर लिया जाए। सबकी नज़र, पूरे देश और दुनिया की नज़र इसको लेकर भारत सरकार पर बनी हुई है कि भारतीय सेना और सरकार इस पर किस तरह से इस आतंकवाद को जवाब देती है। और हम लगातार आपके साथ इस खबर को लेकर बने हुए हैं। सारी अपडेट्स आप हमारे वेबसाइट यंग भारत न्यूज़ पर, हमारे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। लगातार इसको लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही।